आदमी को तो जो भी आशाएं हैं या आशंकाएं हैं वो तकरीबन अपने जमीनी तल पर ही होती हैं ना। आसमान से तो उस पर कोई विपदा नहीं बरसनी। शरीर का इस तरह से रचा जाना जरूरी था अगर आदमी को जीवित रहना था, अगर आदमी की नस्ल को आगे बढ़ना था। प्रकृति ने ऐसा ही रचा है हमें। प्रकृति ने कैसा रचा है हमें कि हम हर छोटी बात में उलझते रहें, क्योंकि वो जो छोटी बात है वो दिखने में छोटी है पर प्राणलेवा हो सकती है, या फिर उसी छोटी सी बात से क्या पता कुछ खाने पीने की या प्रजनन आदि की व्यवस्था हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो हम पैदा ही ऐसे होते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों में उलझना है। यह जंगल से मिली विरासत है हमको कि हमें छोटी बातों में उलझना ही उलझना है। जैसे कि खरगोश को हर छोटे से खटके का ख्याल करना है, जैसे कि बंदर को, जैसे कि जंगल के ज्यादातर जीवों को। बस वो जीव नहीं करते जो शरीर से बहुत भीमकाय हैं। अजगर अगर खा पी कर मस्त पड़ा है तो बहुत ख्याल नहीं करेगा कि आसपास से कौन सा जानवर गुजर गया। बाकी सब करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों सत्र से बाहर निकल करके आप भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों में उलझना ही प्रकृति है, क्योंकि पशु का काम ही है हर छोटी बात में उलझना, हर छोटी बात में उलझना और फिर थोड़ी देर के लिए केंद्रित हो जाना, कंसंट्रेटेड हो जाना वहां पर जहां कुछ लाभकारी या मनोरंजक मसाला मिल रहा है। गाय या भैंस को कभी किसी हरे मैदान में चरते हुए देखिएगा, वो सर ही ऊपर नहीं उठा रही। देखा है कभी? वो सब के सब सर नीचे करे हुए हैं, जैसे चिपक गए हो घास से उनके सर, मुंह बिल्कुल घास में लगा हुआ है। उन्होंने बहुत देर तक घास की तलाश की, घास की प्रतीक्षा की, और जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे तो विशेष रूप से घास की नहीं कर रहे थे। कुछ और भी अगर प्रबंध हो जाता खाने पीने का तो वो भी ठीक था। फल मिल जाए तो क्या बुराई है, भूसा मिल जाए चलेगा, शाक सब्जी कुछ मिल जाए वो भी चलेगा। फिर अचानक दिखाई पड़ गया घास का मैदान, तो अब वहां पर वो पूरे तरीके से केंद्रित हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। तो प्रकृति एकाग्रता भी सिखाती है पर थोड़ी देर की, जैसे छिपकली की एकाग्रता। छिपकली के सामने कीड़ा है, कभी देखा है? छिपकली बहुत एकाग्र होकर कई कई मिनट तक स्थिर रह सकती है। बाहर से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे योगी, एकदम शांत खड़ी, और फिर अचानक झटके से आगे बढ़ के वो उस कीड़े को या मच्छर को दबोच लेती है। तो ये दो चीजें प्रकृति में पाई जाती हैं और हमारी शारीरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। पहली विक्षेप, दूसरी एकाग्रता। विक्षेप का अर्थ है भटके हुए रहना, कभी इससे जुड़ना, कभी उससे जुड़ना, कभी यहां उलझना, कभी वहां उलझना, कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, हर छोटी बात को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बना लेना, किसी भी चीज की उपेक्षा ना कर पाना, यह प्रकृति करवाती है। प्रकृति ये इसीलिए करवाती है ताकि विक्षेप के एक काल के बाद एकाग्रता का एक काल आए, जिसमें आपको कुछ मन मांगी वस्तु मिल गई है और आप उस वस्तु का तसल्ली से उपभोग कर सकें। यह प्रकृति कराती है। लेकिन घास कितनी देर चलती है? गाय भैंस घास पर बहुत केंद्रित हो गई, कितनी देर चलेगा मामला? बहुत देर नहीं चलेगा। या तो रात हो जाएगी, या घास खत्म हो जाएगी, या कोई और बात हो जाएगी। भाई घास के मैदान पर अगर इतनी गाय भैंस हैं तो लगता तो ऐसा है कि आसपास फिर कुछ हिंसक जानवर भी होने चाहिए। वो कहेंगे भाई हमारा भी कुछ हक बनता है ना, गाय को तो घास मिली, हमें गाय मिलनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ स्थितियां बदलेंगी, कालचक्र बदलेगा और एकाग्रता को टूटना पड़ेगा। हरी हरी घास सदा के लिए नहीं हो सकती।
गाय को, भैंस को उस मैदान से हटना पड़ेगा। और जैसे ही हटेंगी, विक्षेप का अगला दौर पुनः चालू हो गया। विक्षेप, एकाग्रता, फिर विक्षेप, फिर एकाग्रता, फिर विक्षेप, फिर एकाग्रता, फिर विक्षेप, फिर एकाग्रता। विक्षेप समझते हैं ना? छितराए हुए ध्यान को कहते हैं विक्षेप। 10 चीजों में बटे हुए मन को कहते हैं विक्षिप्त मन, विक्षेप ग्रसित मन। प्रकृति ने हमको ऐसा ही बनाया है। बटे बटे रहो, बटे बटे रहो, बटे बटे रहो, 100 चीजों के साथ लिपटते उलझते खेलते रहो। फिर एक चीज मिल जाती है थोड़ी देर को, जो थोड़ी देर के लिए मन को भा जाती है, जैसे घास। उसके साथ समय बिताया, लेकिन वो समय अनंत नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद काल चक्र प्रवर्तन होता है, आपको किसी और दिशा में बढ़ जाना पड़ता है। जिस दिशा में जाते हैं वहां फिर हजारों विकल्प खुल जाते हैं, 100 रास्ते खुल जाते हैं। उन 100 रास्तों में आप फिर उलझ जाते हैं और ऐसा चलता रहता है। ये काम सारा प्राकृतिक है, ये काम सारा शारीरिक है। शरीर को ये सब चाहिए होता था जंगल में। प्रश्न मेरा यह है कि क्या आज भी शरीर को उसी तरह से व्यवहार करने की जरूरत है? आज नहीं है, जंगल पीछे छूट गया। लेकिन आदमी ने जंगल को बहुत तेजी से पीछे छोड़ा है। जितनी तेजी से आदमी आगे बढ़ आया है, उतनी तेजी से आदमी का शरीर आगे नहीं बढ़ पाया है। जांच लीजिए थोड़ा सा, उस आदमी का चित्र देखिए, इंटरनेट पर देख लीजिए या संग्रहालय आदि में देख लीजिए, जो जंगल में रहा करता था, गुफा का वासी था, आदि मानव था, उसकी तस्वीर देखिए। उसके ढांचे भी मिल जाएंगे, उनको देखिए। और फिर आज के आदमी का शरीर देखिए। क्या दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है? वो जो आदमी आदि मानव में रहता था, सिर्फ उसका नंगा शरीर देखिए, और आज के इंसान का नंगा शरीर देखिए। क्या दोनों में आपको बहुत अंतर दिखाई पड़ता है? सही बात तो यह है कि उस पुराने आदमी को भी अगर आज के कपड़े पहना दिए जाएं तो ऐसा लगेगा कि आज का ही आदमी है। और आज के आदमी को भी 4 महीने जंगल में छोड़ दो तो वो उसी पुराने आदमी जैसा दिखने लगेगा, है ना? तो शरीर तो बहुत बदला नहीं, लेकिन सभ्यता को देखिए, संस्कृति को देखिए, ज्ञान को देखिए और विज्ञान को देखिए। वो जंगल का आदमी कहां और आज का आदमी कहां, बहुत आगे बढ़ाए। अब समझिए आप, हमारी स्थितियां बहुत बदल गई हैं बाहर की, लेकिन शरीर हमारा वैसा ही है जैसा उस प्राचीन मानव का हुआ करता था। तो शरीर अभी भी पुराने संस्कारों में ही बंधा हुआ है, पुरानी वृत्तियों में ही बंधा हुआ है। शरीर अभी भी ऐसा ही आचरण करता है जैसे कि अभी वो जंगल में ही हो। तो इसीलिए आंखें लगातार इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकती रहती हैं। जंगल वाले की भटकनी जरूरी थी। और ये जो मस्तिष्क है, ये भी शरीर का ही हिस्सा है, ये भी अभी पुरानी तरह ही संस्कारित है। ये भी अभी इधर उधर भटकता रहता है। मस्तिष्क के भटकने को कहते हैं विचारों का भटकाव। विचार आते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। क्योंकि जितनी तेजी से आदमी की बाहरी स्थिति बदली है, उतनी तेजी से आदमी की आंतरिक स्थिति नहीं बदली है। मस्तिष्क हमारा अभी भी बहुत पुराना है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति हमारे बहुत फैल गए हैं, ज्ञान हमारा बड़ा विस्तृत हो गया है। लेकिन ये मस्तिष्क अभी भी वैसा है जैसा हजारों साल पहले हुआ करता था। बहुत कम परिवर्तन आया है इसमें। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए होता है कि बाहर निकलते हो और वहां देखा कि किसी घर के आगे कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, तुरंत उनकी ओर देखना शुरू कर देते हो। यह हमारा पुराना पशुवत जंगली आचरण है जो हम आज भी छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि यह हमारे शरीर में बैठा हुआ है। जब भी ऐसा अगली बार हो, कहना ये देखो कर दिया ना मैंने, जानवर सा व्यवहार। यह हमारा पुराना जानवर है जो हमसे ये सब करवा रहा है। बाहर निकले और यहां पर ये सब बातें सुन रहे हो, बाहर निकलते ही अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई फिल्मी गीत बजा और उस गीत ने आकर के कब्जा कर लिया, उपेक्षा ही नहीं कर पाए।
उपेक्षा करना हमें जंगल ने सिखाया ही नहीं है। जंगल में जो उपेक्षा करेगा वो मरेगा। इसलिए इतना मुश्किल होता है हमारे लिए किसी भी चीज को छोड़ पाना, उपेक्षित कर पाना, इग्नोर कर पाना, क्योंकि जंगल में जो इग्नोर करने के सिद्धांत पर चल रहा है वो बहुत दिन चल नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हम वो पुराना जंगल अभी भी अपने भीतर रखे हुए हैं, भीतर से जानवर ही हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों को भी हम उपेक्षा नहीं दे पाते। कोई बात होती है उसको मन में लिए रहते हैं, मन में लिए ही नहीं रहते, उसको हम मन में कई बार एक स्थायी जगह दे देते हैं। बहुत पुरानी बात को मन का घाव बना लेते हैं, छोड़ ही नहीं पाते। देह हमारी अभी भी पशु की ही है, हमारी आदिम वृत्तियां अभी भी जानवर की ही हैं। निश्चित रूप से इस आचरण का जंगल में कुछ लाभ रहा होगा, निश्चित रूप से इस तरह की वृत्ति का जंगल में कुछ लाभ रहा होगा। क्योंकि जंगल में लाभ था, इसीलिए आदमी ने वो वृत्ति पकड़ ली, उसका अभ्यास कर लिया, उसे अपने भीतर गहराई से स्थापित कर लिया। शरीर ने वो बात सीख ली है, क्योंकि शरीर ने उस बात का लाखों साल तक अभ्यास करा है। और शरीर का मुक्ति आदि से कोई संबंध नहीं। मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य के पास एक चेतना है जो मुक्ति के लिए छटपटाती है। शरीर का काम है किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना, ताकि वो अपनी जीवन अवधि पार कर सके, 80 साल जी सके, उस 80 साल में तंदुरुस्त रह सके, जीवन का भोग कर सके और संतान पैदा कर सके। शरीर इतना ही चाहता है। तो शरीर अपने आप को बचाने के लिए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस हिसाब से काम करता है। उसने अभ्यास कर रखा है, अभ्यास से उसने कुछ चीजें सीख रखी हैं। लेकिन आदमी शरीर भर नहीं है। आदमी और जानवर में हमने कहा यह अंतर है कि आदमी एक चेतना है जो मुक्ति के लिए छटपटाती है। चेतना कहती है कि शरीर जाए तो जाए, मुक्ति चाहिए। शरीर को इन बातों से कोई मतलब नहीं, वो अपने हिसाब से लगा रहता है, इधर व्यथित होने में, उधर व्याकुल होने में, यहां मजा ढूंढने में, वहां रस ढूंढने में, वहां भोजन मिल जाए, वहां कुछ और मिल जाए, इधर देखो उधर कुछ रंगीन दिख रहा है, उधर को बढ़ो उधर कुछ भीड़ दिखाई दे रही है, अरे वहां क्या हो गया, अरे क्या खबर आई है, अरे क्या चल रहा है। ये हमारे पुराने शारीरिक संस्कार हैं। चेतना को इन संस्कारों से कोई मतलब नहीं। वो जो भीतर की बेचैनी है वो तो एक ही चीज चाहती है, वो कहती है मैं परेशान हूं, मैं फंसी हुई हूं, मुझे आजादी दो। अध्यात्म उसी आजादी को पाने का जरिया है, उपाय है। तो अध्यात्म फिर आपको सिखाता है कि देखो अगर आजादी पानी है तो सबसे पहले शरीर से इतना जुड़ाव बंद करो, क्योंकि शरीर संस्कारित है, पुराना, वो अपने हिसाब से चलेगा। तुम्हें आजादी दिलवाने के लिए शरीर का निर्माण ही नहीं हुआ है। तुम अगर शरीर से इतना जुड़े रहोगे तो जैसे शरीर बहका बहका घूमता है, तुम भी बहके बहके घूमोगे। तुम शरीर के बहकाव को अपना बहकाव बना लोगे। तो अध्यात्म कहता है शरीर से थोड़ी दूरी बनाओ भाई। शरीर का काम है भटका रहना, तुम भी भटके ही रह जाओगे अगर तुम इतने शरीर बन के चलोगे। शरीर का काम है हमेशा जानवर जैसा व्यवहार करना। तुम्हारा व्यवहार भी जानवर जैसा हो जाएगा अगर शरीर बनकर चलोगे। अगली बार जब भटको बहको तो जानवर को याद कर लेना। और जब मैं कह रहा हूं जानवर, तो मैं जानवर पर लांछन नहीं लगा रहा, जानवर को हीन नहीं बता रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप जानवर नहीं हो। जानवर जैसा है अपनी जगह मस्त है, जानवर की जगह जंगल में है, जंगल में उसे कोई छटपटाहट नहीं है, उसके पास वो चेतना ही नहीं है जो मुक्ति के लिए छटपटाए। तो जानवर ठीक है, सहज है, जंगल में वो मस्त है। आप मस्त नहीं हो, क्योंकि शरीर तो आपका जानवर का है, चेतना आपकी जानवर की नहीं है। शरीर से आप भले ही जानवर हो, लेकिन आप चेतना से जानवर नहीं हो। तो आपको अलग तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। आप खरगोश की तरह या तितली की तरह या छिपकली की तरह या भैंस की तरह या शेर की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। आपका व्यवहार बहुत अलग होगा। और अपने व्यवहार को कभी भी यह कहकर के तो जायज ठहरा ही मत दीजिएगा कि
प्राकृतिक या नेचुरल है। अगर आपका व्यवहार प्राकृतिक है तो यह आपके लिए शुभ सूचना नहीं है। आपके व्यवहार को पराप्राकृतिक होना पड़ेगा। अप्राकृतिक नहीं कह रहा, पराप्राकृतिक, बियॉन्ड प्रकृति। कई बार लोग कहते हैं कि अरे भाई ये सब तो नेचुरल है ना। जानवर अगर प्रकृति पर चल रहा है तो भली बात है। आप अगर अपने कर्मों को, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने विचारों को यह कहकर जायज ठहराने लग गए कि यह सब प्राकृतिक है, तो आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया। यह कोई तर्क ही नहीं है कि यह सब तो प्राकृतिक ही बात है ना, कि आदमी अगर संगीत सुनता है तो आकर्षित हो जाता है, आदमी अगर भोजन सूंघता है तो मुंह में लार आ जाती है और खाने के लिए उतावला हो जाता है। ये सब हरकतें जानवर के लिए ठीक हैं, उसको शोभा भी देती हैं। मनुष्य अगर ये हरकतें करने लग जाए तो फिर वो जानवर ही हो गया। फिर आदमी में और जानवर में अंतर क्या? और अंतर है ना, अंतर हमारा बनाया हुआ नहीं है, अंतर है, पैदा होते से ही अंतर है। अंतर यह है कि जानवर शरीर मात्र है और वृत्तियों का पिंड मात्र है, और आदमी शरीर के अलावा भी कुछ है। क्या है? आदमी वो चेतना है जो उत्तर मांगती है, पशु उत्तर नहीं मांगते। आदमी वो चेतना है जो समस्याओं का समाधान मांगती है। आदमी वो चेतना है जो अस्तित्व की जड़ तक पहुंचना चाहती है। आदमी वो चेतना है जो पूछती है मैं कौन हूं। कोई जानवर पूछता नहीं पाया गया मैं कौन हूं। आदमी और जानवर में अंतर है। तो इसीलिए आपके भीतर जो कुछ भी जानवर जैसा है, आपको उसे जानवर की ही जगह पर रखना पड़ेगा। उसके साथ तादाद में मत बना लीजिए, उसके साथ साझा मत कर लीजिए। उस जिंदगी से ज्यादा बर्बाद कोई जिंदगी नहीं है जो छोटी छोटी चीजों में उलझ के चली जाए। बात समझ में आ रही है? और खेद की बात है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में छोटे मुद्दों के अलावा कुछ होता ही नहीं। उसने मेरे 5 रुपए रख लिए, लौटाए नहीं। उसने मुझे 2 बातें बोल दी, वो ऐसा है, वो वैसा है। देखो 5 साल पहले तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार करा था। अरे मेरे कुर्ते में दाग लगा हुआ है, मैं 5 लोगों के सामने कैसे चला जाऊं। अरे मैं पीछे रह गया, अब मुझे भीड़ में, महफिल में सबके सामने लाज आती है। ये सब वो छोटी और पशुतुल्य बातें हैं जो आदमी की जिंदगी की बर्बादी का कारण बनती हैं। खतरा यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि ये बातें इतनी लगातार आती हैं कि ये आपको बीच में रुककर, ठहर कर कुछ सोचने समझने का अवकाश ही नहीं देती। एक के बाद एक विक्षेप चले आ रहे हैं। आप एक से अगर मुक्त होते हो तो सिर्फ एक दशा में कि दूसरे में फंस जाओ। एक विक्षेप से हमारी जो मुक्ति होती है वो मुक्ति भी बड़ी झूठी मुक्ति होती है। एक से छूटे नहीं कि दूसरे में उलझे। हम एक से छूटते ही इस शर्त पर हैं कि दूसरे में उलझेंगे। तो जब एक से छूटे दूसरे में उलझे तो रुक करके, ठहर करके अवलोकन करने का, ध्यान करने का, समझने का कोई अवकाश, कोई अंतराल ही नहीं मिलता। जिंदगी बर्बाद बहती चली जाती है। जैसे नदी बहती जा रही है लगातार हिमालय से सागर तक, बीच में कहीं भी उसे जरा सा भी ठहराव मिल रहा है क्या? वो बहती जा रही है। ये जिंदगी ये बहती जा रही है, और ये कब खत्म हो जाती है, कब बीत जाती है, कब पूरी व्यर्थ चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम कभी पानी के गिलास में उलझे हैं, कभी बिजली के बल्ब में उलझे हैं, कभी बैंक की किस्त में उलझे हैं, कभी लड़के बच्चों में उलझे हैं, कभी पति में, कभी पत्नी में उलझे हैं, कभी राजनीति में उलझे हैं। रुपया पैसा तो रोज का मुद्दा है ही। अखबार और मीडिया, घर परिवार, यहां ये दावत, वहां वो विवाह, अब ये पाना है, अब उसको दिखाना है। ये सब जंगल का कारोबार चल रहा है, और इसका कुल नतीजा होगा जानवर जैसा जीवन और जानवर जैसी मौत।
जानवर को जानवर जैसी मौत मिले कोई बुराई नहीं, आदमी को जब जानवर जैसी मौत मिलती है ये बड़े अफसोस की बात है। उससे ज्यादा छोटा कोई आदमी नहीं जिसकी जिंदगी में सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। इसीलिए समझाने वालों ने बार बार कहा है बी पुअर। उन्होंने कहा है गरीब रहो। गरीब होने का मतलब समझते हो? तुम्हारी जिंदगी में मुद्दे कम रहे, इस अर्थ में गरीब रहो। तुम्हारे पास वो सामग्री कम रहे जिसको लेकर के तुमको बहुत विचलित होना पड़े, चिंतित होना पड़े, इस अर्थ में गरीब रहो। तो एक तरफ तो मैं कह रहा हूं उससे छोटा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में सब छोटे छोटे मुद्दे भरे हुए हैं, और दूसरी ओर मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं जो आंतरिक तौर पर गरीब नहीं है। कोई आपसे पूछे क्या सोच रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए। आप इतने गरीब हो कि आपके पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए। आप कहें मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। यह है सही जीवन, यह है आध्यात्मिक जीवन। मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं क्या सोचूं? मेरे पास कुछ नहीं है जो रातों को मेरे सपने में आए, मुझे ललचाए या डराए। मेरे पास कुछ नहीं है जिसको पाने के लिए ललायित रहूं या जिसकी सुरक्षा के लिए व्यग्र रहूं। यह हुआ वास्तव में मनुष्य का जीवन। लेकिन वो बहुत दूर की कौड़ी है कि मेरे पास कुछ नहीं है। हमारी जो हालत है, हमारे पास कुछ होना चाहिए। मन में क्या होना चाहिए? हमारे पास उपाय होने चाहिए और हमारे पास संकल्प होने चाहिए उन चीजों को मन से हटाने के जो मन में होनी नहीं चाहिए थी पर मन में आकर के बैठ गई हैं, जो जिंदगी में होनी नहीं चाहिए थी पर जिंदगी में आकर बैठ गई हैं। और जिस दिन आप उन चीजों को, उन विचारों को, उन विषयों को अपनी जिंदगी और अपने मन से बेदखल कर दें जो अनावश्यक रूप से घुसकर बैठे हुए हैं, उस दिन फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा और वो जीवन की शान होगी। इस पूरी बात में इतना अगर आप याद रख लें कि उस आदमी से छोटा कोई आदमी नहीं जिसके लिए सब छोटे छोटे मुद्दे ही बहुत बड़े हो जाते हैं, काफी है।